हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास करते हैं भारतीय संविधान का, जिसमें आज हम देखेंगे कि संविधान सभा के समय जो है कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई थी और उनके अध्यक्ष जो है कौन कौन से थे। संचालन समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए उप समितियां भी बनाई गई थी, जिसमें से मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। अब देखते हैं राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नियम और प्रक्रिया संबंधी के अध्यक्ष थे समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम ये देखते हैं कि इससे तो क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्र ध्वज संबंधी और तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि समितियों से तो क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब देखते हैं आगे। 17 दिसंबर 1946 को जो है भीमराव अंबेडकर पहली बार संविधान सभा को संबोधित करते हैं और वह अपना भाषण यह कह के समाप्त करते हैं कि शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन है। संविधान का जो प्रारूप था वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो बी.एन. राव के द्वारा संविधान का जो प्रारूप है वो बनाया गया था। और उसके बाद जो है प्रारूप समिति इस संविधान के प्रारूप पे विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस समिति में जो है कि 7 सदस्य होते हैं। उन सदस्यों के नाम देखते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मनीलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और डीपी खेतान। संविधान सभा जो है इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन बंटवारे से पहले जो है बंगाल से होता है। बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्वाचित किया जाता है संविधान सभा के लिए। और बंटवारे के बाद जो है इनका निर्वाचन बम्बई से होता है। अंबेडकर जी को जो कि भारत का संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जानते हैं हम बी.आर. अम्बेडकर जी को। और बी.आर. अम्बेडकर जी को ही भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। देश विभाजन के बाद जो है जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को, तो उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी 299, जिसमें कि प्रांतीय सदस्य थे 229 और देशी रियासतों की संख्या थी 70। 21 फरवरी को 21 फरवरी 1948 को ये जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था, इन्होंने 6 महीने से भी कम समय में जो कि अपनी रिपोर्ट पेश की। और 21 फरवरी 1948 को जो है प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी संविधान सभा में। संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान को जो है कि संविधान सभा द्वारा पारित किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। जब संविधान को पारित किया गया था संविधान सभा में, उस समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। अभी संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी राजेंद्र प्रसाद जी को, जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। और संविधान सभा जो है
उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1951 से 52 तक, जब नया जनमत जनमत संग्रह हुआ और नई संसद के निर्माण तक जो है संविधान सभा ने अपना कार्य किया। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। तो संविधान सभा द्वारा जो है 1949 ईस्वी में भारत को जो है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया जाता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है राज्य संविधान सभा द्वारा, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया जाता है। मूल संविधान का जो हिंदी सुलेखन है ये किया गया था वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। इन्होंने ही मूल संविधान का जो हिंदी संस्करण है उसका सुलेखन जो है वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था, और नंदलाल बोस द्वारा जो है इसे बहुत ही सुंदर अलंकृत किया गया है। AVR आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। अब हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अंतर्गत जो है जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें किनके पास कौन सा विभाग आया था? जवाहरलाल नेहरू के पास थी कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे ये, और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल इनके अंडर में आता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और बलदेव सिंह के पास जो है वो रक्षा मंत्रालय थी। जॉन मथाई के पास उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय, और सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा मंत्रालय थी। CH भाभा के पास जो है कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्रालय था, और राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। आसफ अली के पास जो है रेलवे मंत्रालय था, और जगजीवन राम के पास लेबर मिनिस्ट्री था, श्रम मंत्रालय था जगजीवन राम के पास। इस मंत्रिमंडल में जो है 5 मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे, जिन्हें देखते हैं। लियाकत अली खां के पास जो है वित्त मंत्रालय था, और आई चुंदरीगढ़ के पास जो है वाणिज्य मंत्रालय। अब्दुल रब नस्तर के पास संचार मंत्रालय था। गजानतर अली खां के पास जो है स्वास्थ्य मंत्रालय था, और जोगेंद्र नाथ मंडल के पास जो है विधि मंत्रालय था। भारत में रियासतें जो थी वो कुछ रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती थी, परंतु सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे रियासती विभाग, एक विभाग का गठन किया गया जिसे रियासती विभाग कहते हैं। उसके अंदर जो है भारत में रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए इस विभाग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके सचिव बनाए गए थे VP मेनन। अब हम देखने वाले हैं कि स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें किनके पास कौन कौन सा मंत्रिमंडल था। प्रधानमंत्री जो बने थे हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, इनके पास जो है कौन कौन से मामले थे। तो राष्ट्रमंडल था, विदेशी मामला था, और वैज्ञानिक शोध जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। उसके बाद देखते हैं कि गृह सूचना व प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले जो भी मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखते हैं खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था राजेंद्र प्रसाद के पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है खाद्य और कृषि मंत्रालय था। इनके पास जो ये कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था अंतरिम मंत्रिमंडल जो था उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था, और स्वतंत्र भारत के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना उसमें भी इनके पास वही मंत्रालय दिया गया था। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय था अबुल कलाम आज़ाद के पास। इनसे तो क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में जो है स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें शिक्षा मंत्रालय किसके पास था, तो अबुल कलाम आज़ाद के पास था। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय जॉन मथाई के पास था। विधि मंत्रालय के जो मंत्री थे वो भीमराव अंबेडकर थे।
रक्षा मंत्रालय किसके पास था? तो बलदेव सिंह के पास था। स्वास्थ्य मंत्रालय राजकुमारी अमृत कौर के पास था। और वाणिज्य मंत्रालय जो है C.H. भाभा के पास था। संचार मंत्रालय रफ़ी अहमद किदवई के पास था। और वित्त मंत्रालय था R.K. षणमुगम सेठी के पास। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास था। और कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय किसके पास था? तो ये V.N. गाडगिल के पास था। चलिए आज हम देखते हैं कि संविधान की उद्देशिका के बारे में पढ़ते हैं और उसकी कुछ मुख्य बातों के बारे में देखते हैं क्या क्या है इसकी मुख्य बातें। नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प के जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उसे ही भारत की संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया था। उद्देशिका का जो विचार है, भारत के संविधान की उद्देशिका का जो विचार है उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हाँ, लेकिन जो है कि उसकी जो भाषा है उद्देशिका की वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसे संविधान की आत्मा कहा गया है पंडित ठाकुर दास भार्गव के द्वारा। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना है। प्रस्तावना को कानूनी तौर पर संविधान का भाग नहीं माना गया। उद्देशिका जो है भारतीय संविधान की उसे कानूनी तौर पर संविधान का भाग नहीं माना गया है। प्रस्तावना जो है वो सब इसमें ऐसा लिखा गया है कि समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु जो है वो भारत के ही लोग हैं। भारतीय संविधान में जितनी भी शक्तियां हैं वो भारत के लोगों में ही निहित है। प्रस्तावना को अप्रवर्तित माना गया है। क्यों? यानी यदि कोई सरकार या कोई भी नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो हम उसकी रक्षा के लिए अदालत के पास नहीं जा सकते हैं। ऐसी घोषणा की गई थी यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में जो केस हुआ था उसमें ऐसी घोषणा की गई थी कि प्रस्तावना की अवहेलना करने पर कोई भी व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए अदालत के पास नहीं जा सकता है। बेड़ूबड़ी यूनियन वाद इसमें जो है जो कि 1960 में हुआ था, इसमें संविधान प्रस्तावना को है जो है संविधान का अंग नहीं माना गया है। इसलिए जो कि ये जो उद्देशिका है वो संविधान का अंग है ही नहीं, तो इसमें संशोधन करने का अधिकार जो है वो विधायिका के पास नहीं है। उसके बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। हालांकि इन ये जो केस वगैरह है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग माना और यह भी कहा कि चूंकि अब उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग है तो विधायिका इस पर विधायिका जो है इसे संशोधित कर सकती है। और इसी केस में जो है इसी वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत भी दिया था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का मूल ढांचा है। इसमें नकारात्मक संशोधन जो है कि नहीं कर सकती है विधायिका। हाँ, लेकिन ऐसे संशोधन जरूर कर सकती है जिससे कि इस मूल ढांचे को शक्ति मिले और यह और उसके बाद देखते हैं कि 42वां संशोधन जो हुआ था 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में क्या होता है कि इस उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा जाता है जिसमें से पहला है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द जो है जब 42वां संशोधन होता है अधिनियम आता है तो उसमें प्रस्तावना में जो है कि इन 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें भारत के लोगों को 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं जिनमें से है एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय भारत के लोगों को दिया गया है
और स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है भारत के लोगों को। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद समानता की बात करें हम तो भारतीय लोगों के पास जो है 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अब हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो फ्रांस से ली गई है। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। इसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ये 3 शब्द जो है जो कि हमारी उद्देशिका में है, इसे फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। संघीय शासन शब्द का जो है प्रयोग भारतीय संविधान में एक बार भी नहीं किया गया है। संघीय शासन का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया है। उसके बाद भारत को जो है संघीय शासन न कह करके भारत को जो है कि राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। अर्ध संघीय, के सी हेयर ने भारत के संविधान को अर्ध संघीय कहा है, क्योंकि उनके अनुसार जो है भारत का जो संविधान है वो संरचना में संघीय है और भावना में जो है कि ये एकात्मक है। इन्होंने जिसके कारण जो है ये भारतीय संविधान के कुछ भाग को लचीला मानते हैं और कुछ भाग को कठोर मानते हैं। एस आर बोमोई बनाम भारत संघवाद 1994 में संघवाद को संविधान की मूल संरचना का अंग माना गया है। किसको? संघवाद को संविधान की मूल संरचना का अंग माना गया है। किस केस में? तो एस आर बोमोई बनाम भारत संघवाद, जो कि 1994 में हुआ था। उसके बाद अर्नेस्ट वार्कर ने उद्देशिका को, संविधान की जो उद्देशिका है उसे संविधान की कुंजी माना है, मतलब कुंजी कह करके संबोधित किया है कि भाई जो उद्देशिका है वो संविधान की कुंजी है। भारतीय संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो उस समय जो है बहुत सारे देशों के संविधान से सहायता ली गई है। हम उन देशों को देखते हैं और उनसे उनके संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, उनके बारे में पढ़ते हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका, फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उन पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा जो है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनात्मक कानून के समक्ष जो है समानता की अवधारणा जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति जो भी विशेष क्षेत्र के लोग होते हैं, शिक्षा, साहित्य और खेल, उनसे जो है 12 सदस्यों को हमारे राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में चुनते हैं। तो वो उसका जो प्रावधान है वो आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य संबंधी तथा शक्तियों का विभाजन। केंद्र व राज्यों के बीच जो संबंध है और उनमें जो शक्तियों का विभाजन है उसका प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है, उसका प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता।
ये सारी चीज़ें जो हैं ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। जर्मनी से आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, आपातकाल के समय जो है राष्ट्रपति के साथ पास कौन कौन से मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ होंगी, ये जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी और राज्यपाल की नियुक्ति, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सारी चीज़ें जो है कनाडा के संविधान से ली गई हैं। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श वाक्य जो है वो फ्रांस की क्रांति से ही लिए गए थे। ये तीनों जो वाक्य हैं प्रस्तावना में लिखा गया है। हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि हमारा जो संविधान है उसके स्रोत की बात करें तो उसमें जो अनुच्छेद हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के जो 395 अनुच्छेद थे उसमें से 250 अनुच्छेद जो है हमारे संविधान में लिया गया है सशब्द, जैसा जिन शब्दों में लिखा गया था भारतीय शासन अधिनियम 1935 में, उन्हीं शब्दों में जो है या फिर बहुत थोड़ा सा बदलाव करके हमारे संविधान में उसे ले लिया गया है।